व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और मुझे ऑडियो वीडियो चेक एक बार दे दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है। यस, तो चलिए सारे के सारे लोग आ जाएंगे फटाफट फटाफट एकदम बढ़िया तरीके से। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी यार, कुछ रीज़न के कारण कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। एक मीटिंग चल रही थी इसलिए हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बेसिकली, और मतलब टाइम नहीं मिला था उसके अंदर से कि मैं आके आपको एकदम इन्फॉर्म कर सकूं, ऐसी वाली चीज़ थी, है ना। अनअकैडमी टीम के साथ ही मीटिंग थी, ऐसा नहीं था कहीं और, अनअकैडमी टीम के साथ ही मीटिंग चल रही थी। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले कौन सा, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले सेक्शन नंबर 36 तक हमने सारी चीज़ें देख लिए थे। सेक्शन नंबर 36 तक हमने यहाँ पे LLP की बातें यहाँ पे कर लिए थे। क्या आप बात को समझ रहे हो? क्या सारे के सारे बोलो, क्या आपको याद आ रहा है? क्या सेक्शन नंबर 36 तक सर हमने चीज़ों को निपटा लिया था। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे पेनल्टी वाले। नहीं बेटा, कैसा था कि पहले वो 6 बजे तक ही थी, बट वो 6 से 7:30 तक एक्सटेंड हो गई बाद में, ऐसी वाली चीज़ों। नहीं तो मैं इन्फॉर्म कर दिया होता, और फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तुम ऐसे लोगों के सामने क्या कर रहे हो, तो स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ बोले, तो ऐसा थोड़ा ठीक नहीं जाती थी वो चीज़, ऐसी वाली बात हो जाती है ना। तो बस वही वाली दिक्कत थी, मतलब ऐसा भी ना था। ठीक है चलो जान दो, सब सर्कमस्टांसेस वाली बात है, अब क्या बताएं। अब तो सेक्शन नंबर 36 हमने देखा था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा LLP के, क्या वो रजिस्ट्रार के पास जाके आप क्या उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो? क्या ये सर वो अवेलेबल होते हैं इंस्पेक्शन के लिए? क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो जल्दी से। वो अवेलेबल होते हैं दोस्तों इंस्पेक्शन के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार के पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो एक पर्सन जाके इंस्पेक्ट कर सकता है अगर वो LLP के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या बोल रहा हूं, बोलो जल्दी से मुझे। अगर वो LLP के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सर यहां पे कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आप यहां पे क्या देखते हो, अगर आप किसी भी रिटर्न में या स्टेटमेंट में या कोई भी डॉक्यूमेंट में जो भी पर्पस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब कहता है कि LLP एक्ट के द्वारा अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन बेटा स्टेटमेंट देता है जो क्या है, पहली बात तो जो झूठा है, समझिए बात को, जो झूठा है इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर नोइंग टू बी फॉल्स, जो झूठा है और उसको पता है झूठा है करके। या दूसरा विच ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, मतलब ओमिट का मतलब होता है गायब कर देना, समझो ना बात को। ओमिट का मतलब क्या होता है? गायब कर देना। तो आपने क्या कर दिया, किसी मटेरियल फैक्ट को गायब कर दिया, समझिए बात को। आपने क्या किया, किसी मटेरियल फैक्ट को आपने गायब कर दिया। सभी लोग बोलो, आपने क्या किया, मटेरियल फैक्ट को गायब कर दिया। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हुआ, फॉल्स। आप कोई झूठी चीज बोल रहे हो और आपको पता है झूठी बोल रहा हूं करके, और दूसरा आपने गायब कर दिया जो आपको पता है आपने गायब कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर ही शाल हैव अदरवाइज एक्सप्रेसली टू बी प्रोवाइडेड बाय दैट, तो वहां पे जेल कराएंगे। बोलो बेटा जेल कितना होने वाला है यहाँ पे? सर हम लोग जेल कराएंगे 2 ईयर्स तक अपन लोग जेल कराएंगे, और इसके साथ साथ अपन लोग क्या फाइन भी देंगे क्या? हाँ सर, फाइन भी यहाँ पे 5 लाख रुपए तक फाइन भी रखेंगे, लेकिन कम से कम 1 लाख फाइन होनी चाहिए। तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक की फाइन हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 लाख से लेके 5 लाख तक की फाइन यहाँ पे होने वाली है, ऐसा इनका कहना है। तो देखो, अगर आपने कोई भी गलत मिस स्टेटमेंट दिया है, सुनो 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 दोस्तों, ध्यान दीजिए। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, LLP के अंदर जो पार्टनर है ना बेटा, ये पार्टनर ने क्या किया, समझना बात को। पार्टनर का नाम था मिस्टर ए, पार्टनर ने नाम बताया मिस्टर बी। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, पार्टनर कह रहा है कि नहीं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ LLP के अंदर। जानबूझ के समझना बात को, जानबूझ के ठग लेंगे तो से पैसे ठग लेंगे, है ना। तो याद आ रहा है आपको? तो जानबूझ के आपने गलती की, तो ऐसे केस के अंदर हम लगाएंगे आपको पेनल्टी। और पेनल्टी में आपको क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से मुझे। सर पेनल्टी यहाँ पे मिलेंगी 2 ईयर्स की जेल, या फाइन किया जाएगा 1 लाख तक। क्या बोला सभी लोग, बताइए मुझे। या फाइन किया जाएगा बेटा 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन यहाँ पे लग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन यहाँ पे लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो मुझे। यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो बस यही वाली बातचीत यहाँ पे हो रही है, यही वाली चर्चा यहाँ पे की है इन लोगों ने, आप सबको समझ के आ गया है। सर सेक्शन नंबर कौन सा हुआ है? सेक्शन नंबर 37 हुआ। कौन सा हुआ बोलो? सेक्शन नंबर 37। तो सर पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है, अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट कर रहा हूं, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो झूठा है, या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने छुपाया
आया तो ऐसे केस के अंदर सर यहाँ पे पेनल्टी लगेंगी, जेल कराएंगे 2 साल और फाइन 1 लाख से 5 लाख। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर 38 के अंदर। मतलब क्या, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ना बेटा, उनके पास पावर है, उनके पास क्या है, बोलो जल्दी से, उनके पास पावर है कि वो क्या बुला सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन बुला सकते हैं। सभी लोग बोलो, उनके पास है बेटा पावर, किस चीज के बारे में, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बुलाने का पावर हमने उन लोगों को दे रखा है, उसे बोला जाता है ऑब्टेन फ्रॉम द रजिस्ट्रार, या पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 38 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या बात को समझ गए क्या, है ना? यस सर। साइमा, हाँ आपको देखना होगा यहाँ पे, तो मैं जो 24 से अगर जो हमारा कोर्स आता है ना, तो 24 से जो है कोर्स आने वाला है लॉ का, रेगुलर कोर्स जो आने वाला है, उससे पहले आपको मैंने 2 टॉपिक्स करवा दिया हूँ। कौन से? अभी मैंने LLP करवा दिया हूँ, और इसके साथ साथ और क्या करवा दिया मैंने यहाँ पे, इसके साथ साथ फेमा करवा दिया हूँ। ये दोनों टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। वैसे जरूरी कोई बात नहीं है कि आप कवर करो ही करके, लेकिन मतलब क्या, इस एक्ट के करने से जो मैं चालू करूंगा 24 से, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये 2 एक्ट को आपको रिकॉर्डेड ही कवर करना होगा, जो लोग बाद में यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आओ अब ध्यान दो। तो पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सबसे पहला देखो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज रजिस्ट्रार में कंसिडर नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द रजिस्ट्रार मे रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी प्रेजेंट या फॉर्मर पार्टनर, मतलब आपका प्रेजेंट भी और एक्स भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, या एम्प्लॉय ऑफ LLP से हम क्या यहाँ पे कोई भी आंसर, मतलब यहाँ पे कोई भी सवाल उससे पूछ सकते हैं, कोई भी डिक्लेरेशन उससे मांग सकते हैं क्या, या किसी भी चीज से रिलेटेड समझिए डिटेल्स वगैरह भी हम लोग उससे मांग सकते हैं क्या? हाँ, और वो भी आप राइटिंग में मांग सकते हो दोस्तों। कितने समय के अंतर्गत? रीजनेबल पीरियड के अंतर्गत। बोलो कितने समय के अंतर्गत? रीजनेबल पीरियड के अंदर आप यहाँ पे डिटेल्स मांग सकते हो। तो मैंने क्या कहा, सभी लोग बताइए सर। हम लोग को कहना है यहाँ पे, हम लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग रजिस्ट्रार को अगर लगे ना, समझिए आप बात को, अगर रजिस्ट्रार को लगे, सभी लोग बोलो, अगर रजिस्ट्रार को लगे तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? अभी करंट पार्टनर से, समझना बात को, कौन से पार्टनर से? करंट पार्टनर से। सभी लोग बोलो कौन से पार्टनर से दोस्तों? करंट पार्टनर से। किससे? करंट पार्टनर से, या कोई एक्स पार्टनर से, या डेजिग्नेटेड पार्टनर से, या एम्प्लॉय से, या डेजिग्नेटेड या एम्प्लॉय से क्या बुला सकता है? कोई भी डिक्लेरेशन बुला सकता है, कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन बोल सकता है कि मुझे लिख के दो करके, और रीजनेबल पीरियड के अंदर सामने वाले को देना होगा। कितने समय के अंदर देना होगा? रीजनेबल पीरियड के अंदर सामने वाले व्यक्ति को देना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो एनी पर्सन से यहां पे बुलाया जा सकता है इंफॉर्मेशन, एनी पर्सन से इन्फो, और वो भी आप चाहो तो राइटिंग में बुला सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे राइटिंग में बुला सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, समझे क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए, मुझे समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब सेकंड देखो क्या, इन केस ऑफ अ पर्सन रेफर्स इन सबसेक्शन 1 डज नॉट आंसर टू द क्वेश्चन, ये कहता है कि मैं आंसर नहीं दूंगा। अपन ने सवाल पूछे किसी व्यक्ति से, वो कहता है नहीं देना जवाब करके, डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन और मेक डिक्लेरेशन या पर्टिकुलर आज बाय और रीजनेबल टाइम के अंदर, और टाइम गिवन जो रजिस्ट्रार ने दिया, या रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई और डिक्लेरेशन और डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? इसे समन करेगा बेटा, समझना बात को, क्या भिजवाएगा? समन टू दैट पर्सन टू, आप एक काम करो, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, या मेरे इंस्पेक्टर के सामने आओ, या कोई भी पब्लिक ऑफिसर के सामने आओ, जिसको मैं डेजिग्नेट करूंगा। क्या करूंगा बोलो? जिसको मैं डेजिग्नेट करूंगा, और वो आपसे आमने सामने सवाल पूछेंगे। तो सर अपन लोगों ने क्या देखा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके साथ, समझिए हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है सर? बोलिए जरा, हो क्या रहा है सर? जरा हो क्या रहा है? एक मिनट रुकेंगे। हाँ हाँ, चलो देखो यहाँ पे, देखो रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार एनी पर्सन से क्या बुला सकता है? बोलो जल्दी से, इन्फो बुला सकता है। अब देखो होता क्या है, अब ये जो पर्सन है बेटा, अब ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन हो सकता है इन्फो ना दे, हो सकता है क्या करे, हो सकता है इन्फो दे दे।
अब अगर ये पर्सन इन्फो देता है तो ऐसे कि इसके अंदर समझिए आप बात को, अगर ये पर्सन यहाँ पे इन्फो देता है लेकिन वो क्या नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, बेटा बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, मजा नहीं आ रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, समझिए आप बात को, क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन दिया लेकिन अपने को ऐसा लग रहा यार कुछ तो भी गलत है करके, समझना बात को, सेटिस्फाइड नहीं है उसके इंफॉर्मेशन से, हमको ऐसा मजा नहीं आ रहा वो इंफॉर्मेशन को देख के, मेरा क्या कहना है, हमको ऐसा मजा नहीं आ रहा वो इंफॉर्मेशन को देख के, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, या ऐसा बोलेंगे या इंफॉर्मेशन नहीं दिया या इंफॉर्मेशन दिया बट नॉट सेटिस्फाइड, तो अपन बोलेंगे क्या कि ये जो रजिस्ट्रार है ना ये इसको समन भिजवाएगा, क्या भिजवाएगा, सभी लोग भिजवाएंगे, समन भिजवाएगा और इसे कहेंगे एक काम करो, अपीयर अपीयर अपीयर, क्या बोला यहाँ पे, बोलो मुझे, अपीयर बिफोर अथॉरिटी, अपन लोग बोलेंगे कि अथॉरिटी के सामने आ जा करके, क्या बोलेंगे, बोलो अथॉरिटी के सामने आ जा, अपीयर बिफोर अथॉरिटी, जिसको भी हम लोग डेजिग्नेट करेंगे ना उसके सामने तुम पधार जाओ, ऐसा मैं कह सकता हूं, बराबर है। देख तो अपन ने क्या कहा, पहली बात तो अपन इंफॉर्मेशन बुला सकते, इंफॉर्मेशन हो सकता है ना दे, इंफॉर्मेशन दे दे पर सेटिस्फाइड ना हो तो अपन समन भिजवाएंगे कि अपीयर हो जाओ अथॉरिटी के सामने अप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन के ऊपर, ऐसी बातचीत की गई है। तीसरा देखो, एनी पर्सन हु विदाउट द लॉफुल एक्सक्यूज fails to comply with any summons or requisition of the registrar under shall be punishable which shall not be less than 2000 rupees, 2000 बाप रे बाप, but which may extend to 25,000। तो बोला जा रहा है अगर आपने ये समन की नहीं सुनी, मतलब अगर आपने, सुनो ना, ये समन को आपने नहीं माना तो आपको पेनल्टी कितनी लगाएंगे, बोलिए जल्दी से, बाप रे बाप, पेनल्टी लगेंगी बेटा 2000 से लेके 25,000 तक, बोलो कितना, 2000 से लेके 25,000 तक की पेनल्टी यहाँ पे लगने वाली है, समझ गए क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, है ना, यस। अब देखिए पढ़ेंगे एक बार, रीड करो जल्दी से इस चीज को, फटाफट रीड करेंगे। चलो डन है क्या, ओ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो किसके बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 39 के बारे में बात करता है। आ जाओ जल्दी से, सेक्शन नंबर 39 के रिगार्डिंग एकदम बढ़िया से चर्चा करेंगे, आ जाइए, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, सुनो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973, रीजनल डायरेक्टर, किसके बारे में बात किया, रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर, मतलब रीजनल डायरेक्टर या उसके ऊपर वाला अधिकारी व्यक्ति जिसको अथराइज कर रहा है कौन, सीजी, में कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर दैट विथ पनिशेबल विथ फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीन हैव बीन कमिटेड ऑफेंस अ सम विच में एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस बट नॉट शैल बी लोअर देन द मिनिमम अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस करके, मतलब क्या बोला, देखो इनका कहना है कि अपन जो रीजनल डायरेक्टर और उससे अपर रैंक वाला व्यक्ति और उससे अपर रैंक वाला व्यक्ति जो कौन बताएगा, सीजी बताएगा, है ना, तो ये क्या कर सकता है दोस्तों, ये फाइन कलेक्ट कर सकता है, बोलो क्या कर सकता है, ये फाइन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है सर, फाइन कलेक्ट कर सकता, कितनी फाइन कलेक्ट कर सकता है सर, ये फाइन कलेक्ट कर सकता है, शैल नॉट बी मिनिमम अमाउंट प्रोवाइडेड, जो मिनिमम अमाउंट है ना वहां तक वो फाइन, मिनिमम तो खरीदना
ही है करके, है ना, जो एक्सटेंड कर सकता है मैक्सिमम तक। क्या जबरदस्त, आपको पता था क्या ये वाली बात कि मिनिमम जितना बोला बोले उससे ज्यादा लेगा करके? आप मुझे एक बात बताओ, आपको लग रहा था ना मिनिमम से भी नीचे जा सकता है, लेकिन नहीं, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। तो ये वही समझाना चाह, कम से कम उतना तो लेना ही पड़ेगा उसको। धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आओ ध्यान दो, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम के रेंज में वो क्या कर सकता है दोस्तों, मिनिमम से लेके मैक्सिमम के रेंज में वो फाइन कलेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है सभी लोग बोलो? फाइन कलेक्ट कर सकता है। ठीक है सर। अब देखो सबसेक्शन 1 में कोई भी नथिंग शैल अप्लाई टू द ऑफेंस कमिटेड बाय एलएलपी या पार्टनर्स या डीपी within a period of 3 years from the date on similar offense committed by it or him was compounded under this section। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इनका कहना है कि समझिए बात को, नथिंग शैल अप्लाई टू, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है ये तीनों के द्वारा, मान लो पहले इसमें वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है, तो 3 साल तक के बीच में फिर से उसी चीज के लिए ऐसा कमिट वमिट करेंगे क्या? नहीं सर, फिर हम लोग नहीं करेंगे। मतलब क्या? इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट सेकंड ईयर सब्सिक्वेंट कमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफेंस वाज प्रीवियसली कमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट ऑफेंस करके। मतलब सर बोला जा रहा है कि सब्सिक्वेंट ऑफेंस ट्रीट नहीं करेंगे, 3 साल की वैलिडिटी के बाद फिर से उसको फर्स्ट ऑफेंस ट्रीट करना चालू हम लोग करेंगे यहाँ पे, ऐसा इन लोगों का कहना है सर। ठीक है। उसके बाद देखो, एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार हु शैल फॉरवर्ड द सेम टुगेदर विद कमेंट्स देयरऑन टू रीजनल डायरेक्टर। मतलब सर अगर कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का रजिस्ट्रार के पास कुछ भी जाता है ना, तो वो उसको अपना कमेंट पास करके रजिस्ट्रार क्या करेगा बताइए मेरे को? देखो अगर कोई भी चिट्ठी यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट जाती है रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार उसको एंटरटेन करने वाला है क्या? नहीं, वो उसके ऊपर अपना वो चिट्ठी के साथ अपने कमेंट जोड़ के किसे देने वाला है बताइए मुझे? रीजनल डायरेक्टर को देने वाला है। किसे देने वाला है सभी लोग बोलो? रीजनल डायरेक्टर को वो अपना कमेंट यहाँ पे देता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कमेंट देता है। अब देखो, वेयर एनी ऑफेंस कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन वेदर और बिफोर द आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इंटीमेशन thereof shall be given to registrar within the period of 7 days from the date on which the offense so compounded। मतलब सर जो भी आपने ऑफेंस को कंपाउंड, एक बार इन्होंने ऑफेंस को कंपाउंड किया, तो कंपाउंड जिस समय आपने कंपाउंड किया, तो कंपाउंड से 7 डेज के अंदर, कंपाउंड से 7 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा? इन्फॉर्म करना होगा। बोलो क्या करना होगा? आपको इन्फॉर्म करना होगा। किसे? फिर से आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। किसे करना होगा? बोलो आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कि भैया यहाँ पे चीजें खत्म हो रही है करके, है ना। तो मेरा क्या कह रहे हैं सभी लोग बताइए? मेरा ये कहना है आपके साथ कि देखो आरओसी को बताया, अब आरओसी को बता के सारी चीजें हो रही है क्या? नहीं सर, आप आरडी को इन्फॉर्म करोगे। आरडी को इन्फॉर्म करने के बाद वहां पे अगर वो जिस समय ऑफेंस को कंपाउंड करना, मतलब प्रूफ कर देना, ऑफेंस यहाँ पे ठोक डालना उसके ऊपर ऑफेंस को, तो वहां से 7 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार को बताना कि हाँ देखो हमने एक्शन लिया है करके। समझ रहे आप बात को? आपको 7 दिन के अंदर एक्शन के बारे में उनको बताना होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताना होगा। देखिए अब उसके बाद, वेयर एनी ऑफेंस is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offenses करके। उसके बाद देखो, where compounding of any offenses is made after the institution of any prosecution, मतलब ये ऊपर before the institution of any prosecution है, तो कोई भी यहाँ पे no prosecution को institute, मतलब ऐसे offense को लेके और कोई अलग prosecution नहीं लोगे। और एक बार देखो, compounding of any offense अगर after institution of any prosecution है, तो यहाँ पे prosecution है, तो यहाँ पे क्या बोला? such compounding shall be brought by registrar in writing to the notice of court in which the prosecution is pending, and on such notice compounding of offences has been given, the offender in relation to offences so compounded shall be discharged करके। मतलब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, समझिए आप बात को, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा हूं आपको। देखो क्या कहना है इनका, देखो यहां पे अपन लोग बात करेंगे एक प्रोसिक्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं डाला तो फिर न्यू प्रोसिक्यूशन चलेगा सारा। अगर ऑलरेडी कोई प्रोसिक्यूशन एग्जिस्टिंग है तो अगर अपन नया कंपाउंडिंग थोड़ी करेंगे, अपन इसी के अंदर +1 कर देंगे। अरे जैसे मान लो कोई इस पे ग्रुप में व्हाट्सएप पे चैट वैट होती है, तो अगर किसी ने कोई सवाल पूछा तो अपन +1 नहीं बोलते क्या? समझ रहे आप बात को? हाँ मेरे को भी यही चाहिए करके, बस यही वाला है। यहाँ पे भी वो +1 वाला सीन हो रहा है बेटा। ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड है और कुछ तो भी घपला किया, वो +1 बोल रहा है वहां पे। समझ रहे आप बात को? वो क्या बोल रहा है बोलो ना? +1 बोल रहा है। और अगर कोई न्यू चीज है, मेरा क्या कहना, अगर न्यू चीज है तो आप वैसे ही री इंस्टीट्यूट कर दोगे।
क्या कहना है मेरा, वो आप क्या करोगे, अगर कोई न्यू चीज है तो वो आप वैसे ही इंस्टीट्यूट करोगे क्या, हाँ सर वो आप वैसे ही इंस्टीट्यूट करोगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। समझ गया बात को, आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं। समझ गया आप बात को, जल्दी से बोलो, है ना। तो न्यू चीज है तो आप एक्सेप्ट करो, लेकिन ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो उसी में +1 कर डालेंगे क्या, बिल्कुल सर उसी में +1 अपन लोग कर डालेंगे, ठीक है। अब देखो, रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर बाय सीजी व्हाइल डीलिंग विद द प्रपोजल ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी पार्टनर डीपी या कोई भी एम्प्लॉय टू ऑफ द एलएलपी टू फाइल और रजिस्टर ऑन द पेमेंट ऑफ फी और एडिशनल फी जो भी एक्ट को लगेंगे अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को, अगर आफ्टर विद इन टाइम अगर आप यहाँ पे चीजों को देते हैं तो आपको हो सकता है ये क्या बोले, फीस के बारे में चर्चा करें। और फीस किससे मांग सकते हैं सर, डीपी से मांग सकते, पी से मांग सकते, या अपन लोग किससे मांग सकते, बोलो ना, एम्प्लॉय से मांग सकते। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लिखा करता है, एलएलपी चल रहा है, भूल गए ये लोग। उसके बाद देखो, notwithstanding anything contained in the section, if a person or DP or employee who fails to comply with the order made by CG या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, the maximum amount of fine under the consideration offense and shall be twice the amount provided corresponding section with punishment of the offense so provided। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर आपने इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, सुनना बात को, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम पे सबमिट नहीं किया, सारी चीजें नहीं किया, तो समझ रहा, जिस सेक्शन के उल्लंघन के लिए हम आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं ना, उसमें अगर 2000 की फाइन बोली होंगे ना तो उसको 2 कर देना, मतलब 4000। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जिस सेक्शन के लिए हमने आपको गिल्टी माना, उस सेक्शन के गिल्टी के लिए जो भी फाइन प्रिस्क्राइब होंगे, अगर आप हमको टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो तो उस सेक्शन के 2x अमाउंट कर दीजिएगा। क्या बोल रहा मैंने, 2x अमाउंट आपको करना होगा क्या, हाँ सर आपको 2x अमाउंट करना होगा, इस बात का ध्यान रखना, 2x अमाउंट उसको कर दीजिएगा। बस ये लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? सभी लोग बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बोलो 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 दोस्तों, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ना। एकदम बढ़िया तरीके से सर हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, है ना, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो अपन ने क्या बोला सर, अपन ने ये बोला कि रीजनल अगर यहाँ पे चीजें हो जाती है फेल तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे चीजों को कर देंगे समाप्त। क्या कर देंगे बोलो, सारे के सारे लोग चीजों को कर देंगे सर समाप्त, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेके। क्या करके सभी लोग बोलो, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेके। क्या करके, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेके सर हम लोग चीजों को कर देंगे समाप्त, ऐसा ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। समझू, बोलो फटाफट जल्दी से, समझू क्या, यस सर एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स के बारे में बात करेंगे। पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 42। याद है पार्टनरशिप के अंदर भी बेटा जो पार्टनर है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता था किसी बाहर वाले पर्सन को, है ना। तो बाहर वाले पर्सन को क्या आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो या ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। देखो, द राइट्स ऑफ अ partner to share of a profit or loss of the LLP and to receive distribution in accordance with LLP agreement are transferable। देखो क्या बोला यहाँ पे, ये क्या है बेटा, ट्रांसफरेबल है, either wholly और in part। क्या बोला, wholly और in part में ये ट्रांसफरेबल है। तो अगर आप चाहो तो क्या आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दोहराई की बात नहीं है। दूसरा देखो, the transfer of any right by any partner pursuant in subsection 1 does not by itself cause the disassociation of partner या dissolution and winding up of LLP। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर आपने अपने एक पार्टनर ने अपने राइट को किसी बाहर वाले पर्सन को, बीपी मतलब बाहर वाले पर्सन को ट्रांसफर किया, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि आप LLP को क्या करोगे, LLP को बंद करोगे करके, ऐसा इसका मतलब होता है क्या, नहीं दोस्तों ऐसा इसका मतलब नहीं होता। बस इसी के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो हमने क्या कहा कि नहीं सर यहाँ पे LLP बंद नहीं होने वाली है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा देखो, द ट्रांसफर ऑफ अ राइट इन परस्यूएंट टू दिस सेक्शन डज नॉट बाय इटसेल्फ एंटाइटल द ट्रांसफर या असाइनी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ LLP। मतलब क्या बोला यहाँ पे देखो, मतलब इनका कहना है कि जिस पार्टनर ने थर्ड पार्टी को या बाहर वाले पर्सन को दिया ना, ये बाहर
बाहर वाला पर्सन क्या मैनेजमेंट में एंटर ले सकता है क्या? नहीं बाबू, ये मैनेजमेंट में एंटर नहीं ले सकता, ना ही ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, ना ही कुछ चीजें, कुछ भी नहीं कर सकता सर। थर्ड पार्टी बीपी कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से। बीपी कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। समझ रहे आप बात को? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो मुझे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जैसा ही है बेटा, सभी लोग बताइए मुझे, है ना? यस सर। मतलब अपन ने क्या देखा, देखो मान लीजिए एलएलपी है बेटा, एक एलएलपी के अंदर ए बी सी डी करके 4 पार्टनर्स है, जिसमें से 2 डीपी है। अब ये डी का 25% हिस्सा ये चाहता है कि अपने हिस्से को किसको दे दे, ई को दे दे। अब इस ये क्या हिस्से को दे सकता है, क्या दे सकता है? इससे एलएलपी बंद होने वाली है क्या? नहीं सर, बंद नहीं होने वाली है। और फिर और क्या बोला गया है, जरा मुझे बता सकता है कोई? और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सर? इसके अलावा सर ये जो ई है, क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? नहीं सर, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसको एक्सेस टू इन्फो भी नहीं है, एक्सेस टू इन्फो भी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। समझे क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो समझे क्या, है ना? यस सर। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ एलएलपी के बारे में बात करेंगे। अब कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, सेक्शन नंबर 55 के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्म से लेके एलएलपी में कन्वर्जन। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से। फर्म से अपन लोग कन्वर्ट करा रहे हैं किसके अंदर सर? फर्म से हम लोग एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोलो जल्दी से। कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत यहां पे दी जा रही है। ठीक है, आओ। अब ये सेकेंड शेड्यूल में होने वाला है क्या? फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, याद आ रहा है आपको? फर्स्ट शेड्यूल सर राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। सेकेंड शेड्यूल एलएलपी से फर्म के कन्वर्जन के बारे में बात करता है। थर्ड जो शेड्यूल होता है बेटा, ये थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, बोलो जल्दी से। ड्यूटी, यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बात करता है, और फिर यहाँ पे आता है प्राइवेट कंपनी के बारे में यहाँ पे बातचीत की जाती है। समझोगे आप बात को? सभी लोग बोलो मुझे जल्दी से कि आप इस बात को समझ रहे हो क्या, है ना? यस सर, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। परफेक्ट है, यस सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो चलो सर आ जाइए, अब एक एक चीज को देखना चालू करेंगे और एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं सर? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे। सर अपन लोग यहाँ पे कन्वर्जन के बारे में बात करें, जो शेड्यूल 2 के अंदर दे के रखा है सर, कि अगर एक फर्म को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना है तो क्या करना होता है सर? एक प्राइवेट कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होता है तो थर्ड, और यहाँ पे अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है तो कौन सा शेड्यूल आ रहा है? फोर्थ शेड्यूल आ रहा है। ये 56 बात करता है, ये 57 बात करता है। हालांकि ये शेड्यूल्स के अंदर इन्होंने टाइप बता के रखा है। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन या रजिस्ट्रेशन के बारे में सर बातचीत हो रही है। आ जाएंगे सारे के सारे लोग, एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे कि क्या सर रजिस्ट्रेशन एंड द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, किसके बारे में? रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में सर हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे द रजिस्ट्रार, हो रजिस्ट्रार मतलब कौन? आरओसी होता है क्या? हाँ सर। ऑन सेटिस्फाइंग दैट फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, ये तीनों को ही तो कन्वर्ट करने का पावर दे के रखा है। तो जिन लोगों को पावर है, सुनिए बात को, जिन लोगों को पावर है, जिन लोगों को पावर है, जिन लोगों को पावर है, सुनिए फिर से, जिन लोगों को है पावर, तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करता है? रजिस्ट्रार एज द केस में बी कंपाइल विद द रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स या प्रोविजन ऑफ द एक्ट या रूल्स मेड है, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर सच शेड्यूल्स एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन in such form as register may determine that the stating LLP is on and from the date of certificate registered under the act। मतलब देखो क्या बोला यहाँ पे सर, इनका कहना है क्या? इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रार है ना, ओके सर, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार को किससे बेटा? एक तो फॉर्म से, किससे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से, और तीसरा किससे? प्राइवेट कंपनी से। क्या बोला मैंने? तीसरा प्राइवेट कंपनी से। देखो ये लोग देंगे इनको क्या? ये लोग इनको देंगे डॉक्यूमेंट्स, और ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अब अपने को यहाँ पे क्या देना पड़ता है सर? यहाँ पे रजिस्ट्रार देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या देगा? सारे के सारे लोग बताइए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए जाने वाले हैं क्या? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने को देना होता है। आरसी अपने को यहाँ पे देना होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने को देना होता है। कौन? कब? लेकिन जब मैं सेटिस्फाई हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स मस्त है करके, क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो जल्दी से, डॉक्यूमेंट मस्त है, तब जाके मैं कहूंगा आपके साथ, तब जाके रजिस्ट्रार देने वाला है आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने वाला है। ठीक है सर, बढ़िया है। अब एलएलपी कितने दिन के अंदर? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न आरओ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एज द केस में भी
है ना। अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज जो भी कन्वर्जन के बारे में, मतलब देखो क्या बोला है इनका, इनका कहना है सर जब से ये कन्वर्जन हुआ है तो ये डेट ऑफ आरसी से 15 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना होगा सर, इन तीनों को, मतलब ये यहाँ से 15 दिनों के अंतर्गत एक तो आप ROF को बताओगे या दूसरा आप यहाँ पे ROC को बताओगे कि हमने बदल दिया है, बोलो बदल दिया है ना, बदल दिया, हमने बदल दिया करके, समझ रहे हो आप बात को, ऐसा आपको बता रहा हूँ कि हमने बदल डाला है करके, किसको, हमने खुद को चेंज कर डाला है, ऐसा आपको इन्फॉर्म करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपकी दूसरी स्टेप हुई, ये आपकी पहली स्टेप हुई। चलो अब आगे बढ़ेंगे सर, और बताइए और क्या क्या हो रहा है सर इसके अंदर, मज़ा भी आ रहा है अभी तो। आ जाइए तीसरा क्या बोला जरा, कहा गया, हाँ देखो तीसरा, अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज द केस में बी LLP टू विच सच फर्म या कंपनी इज कन्वर्टेड एंड द पार्टनर शैल बी बाउंड बाय रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स। मतलब इनका कहना है कि जो भी रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स होंगे उसमें अब अपन बाउंड होने वाले, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 में जो भी है बेटा वो बाउंड यहाँ पे होने वाले। अब अपॉन कन्वर्जन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन शैल बी स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव शेड्यूल एज द केस में बी। अब जो भी इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स के अंदर बातचीत यहाँ पे हुई है, जिसके बारे में अभी अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या, notwithstanding anything contained in the law for the timing in force or for the date of registration specified in ROC issued in respective schedule as the case में भी। देखो there shall be LLP by the name specified in registration of certificate। मान लो अगर पहले आपका A प्राइवेट लिमिटेड था बेटा, तो अब आपने उसको कन्वर्ट करवा के अगर A LLP करवा दिया है तो नाम आपको क्या डालना पड़ेगा, नाम आपको LLP डालना पड़ेगा, और आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर A LLP नाम आपको नजर आने वाला है। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर नाम आएगा, क्या वो नाम आपको कंसिडर करना है क्या, हाँ सर वो नाम को अपन लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऑल टैंजिबल जैसे मूवेबल या इमूवेबल और इंटैंजिबल प्रॉपर्टी जो भी वेस्ट हुए फर्म के अंदर और द कंपनी के अंदर एज द केस में भी, है ना, जो भी पुराने थे अब वो नए पूरे ऑल असेट्स राइट इंटरेस्ट ये बेटा, ये सारी की सारी चीजें अब किसके बन जाएंगे बेटा, ये पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे और वेस्ट हो जाएंगे किसके अंदर, LLP के अंदर। तो असेट लाइबिलिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो किसमें, LLP में, ट्रांसफर कर दो किसमें, LLP में ट्रांसफर कर दो, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। समझे आप बात को, यस सर। उसके बाद देखो अ फर्म और द कंपनी एज द केस में भी शैल बी डीम्ड, क्या बोला यहाँ पे, शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व और रिमूव्ड, क्या बोला यहाँ पे, टू बी डिसॉल्व एंड रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज द केस में भी। तो इन लोगों का क्या कहना है दोस्तों, बताइए मुझे। इनका कहना है कि जो पुरानी, सुनिए बात को, जो पुरानी कंपनी है ना या पुरानी जो चीज है ना बेटा, ये क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। बोलो क्या हो जाएंगे, सभी लोग बोलेंगे पुरानी जो चीज है बेटा वो डिसॉल्व हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। समझेगा आप बात को, बोलो 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 मुझे जल्दी से, यस सर। तो पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट बोला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो नाम दिया वो नाम दिया, फिर असेट लाइबिलिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो LLP के, फिर चौथा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बताइए, सॉरी तीसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर, कि जो यहाँ पे पुरानी कंपनीज या पुरानी फर्म है ना अब वो डिसॉल्व हो जाएंगी, मतलब अब वो यहाँ पे खत्म हो जाने वाली है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल अब वो यहाँ पे खत्म हो जाने वाली है, ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे हो रही है। समझे क्या बात को, कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या बात को समझ रहे हैं सबके सभी लोग, सभी के सभी लोग क्या बात को समझ रहे हैं क्या, एकदम बढ़िया से सर, मजा आ गया। ठीक है, चलो एक बार गो थ्रू करो, फटाफट जल्दी से गो थ्रू करो इसको।
चालू करें। ओ अच्छा, ये 3 आपने नहीं पढ़े होंगे, ये भी पढ़ लो। चलो चालू करें क्या अब? बोलते क्या थोड़ा सा? ओ ज़्यादा नहीं बचा है मेरे हिसाब से एक्ट तो। होंगे 4-5 पेजेस होंगे बस। हाँ बोला ना मैंने, 4-5 पेजेस ही होंगे अब। आओ जल्दी से, चलिए देखो फटाफट सभी लोग। सबसे पहले फॉरेन एलएलपी को देखिए क्या। यस सर, क्या होता है फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है बेटा, कब बताइए मुझे जल्दी से। इन रिलेशन टू द एस्टैब्लिशमेंट, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी कहाँ पे? इंडिया में। कैरिंग ऑन बिजनेस बाय अप्लाइंग या इनकॉर्पोरेटिंग विद सच मॉडिफिकेशन, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 बाय रेगुलेटेड। मतलब बेसिकली सर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है बेटा, ये रजिस्टर होती है कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर होती है। और इसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है ना बेटा, ये प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे माना जाता है? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाता है। बोलो कहाँ माना जाता है? इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है सर। उस चीज को अपन लोग क्या कहते हैं? फॉरेन एलएलपी कहते हैं। क्या कहते हैं सभी लोग बोलो? फॉरेन एलएलपी कहते हैं क्या? हाँ सर, उस चीज को अपन लोग फॉरेन एलएलपी कहते हैं। अब ये जो चीज है ना, ध्यान रखिएगा, अब ये जो चीज है सर, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है ना, बस उसी प्रकार से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके अपन लोग क्या करेंगे सर? कैरी फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चलो अब देखो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी के रिगार्डिंग बात करेंगे सर। मतलब सर देखो क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। किसके बारे में? कार के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। सर ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है जरा हमें बताइए तो। देखो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारे एलएलपी के जो असेट्स है ना बेटा, एलएलपी के असेट्स कम हो जाते हैं लाइबिलिटीज से। अब लाइबिलिटीज में बेसिकली अपन बात कर रहे हैं आउटसाइड एज लाइबिलिटीज जो है ना बेटा, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज या पूरी लाइबिलिटी भी अगर मैं पकड़ लूं तो मेरे असेट सफिशिएंट नहीं होते हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। फिर से, मेरे असेट सफिशिएंट नहीं होते हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे एलएलपी जाती है आरओसी के पास, या एलएलपी जाती है एनसीएलटी के पास, कहती है हे एनसीएलटी देखो ना, मेरे असेट्स तो पे ही नहीं कर सकते पूरे लाइबिलिटीज को, एक काम करो ना, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करो ना। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करो ना, जमाओ ना करके, समझ रहे आप बात को, कुछ करो ना करके, कुछ अलग से करो ना। तो ऐसी वाली चीज यहां पे बोली जा रही है। समझे क्या आप बात को? बोलो फटाफट जल्दी से। यस सर, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे आप लोगों के साथ कि देखो ना, थोड़ा जमता है तो कुछ हमारे कुछ लाइबिलिटीज वगैरह को गायब कर दो। डिबेंचर्स वालों से बात करते हैं, उनको कहो ना कि अगर 1 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है तो 30,000 में मान जाओ। समझ रहे आप बात को? क्रेडिटर्स से बात करेंगे, तो ऐसे अलग अलग लोगों से ना कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे आप बात को? अलग अलग लोगों से कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। उसी चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत की जा रही है। तो देखो मैंने क्या कहा सर, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी के अंदर सेक्शन नंबर 60 यहाँ पे आता है। क्या कहता है देखो, वेयर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज, जहां पे कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट अगर प्रपोज किया गया है, समझना बात को, अगर प्रपोज किया गया है, सामने वाले को बोला गया है, तो बिटवीन द एलएलपी एंड क्रेडिटर्स, बिटवीन एलएलपी और क्रेडिटर्स के बीच में कुछ सेटलमेंट, या एलएलपी या उसके पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट, तो ट्राइब्यूनल मतलब कौन बोल रहा है? ये एनसीएलटी के बारे में बात कर रहा है। तो एनसीएलटी ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी, तो एलएलपी एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को, किसको? एनसीएलटी को, और किसी क्रेडिटर को या पार्टनर ऑफ एलएलपी को, या इन केस ऑफ एलएलपी व्हिच इज बीइंग वाउंड अप, समझना, और द लिक्विडेटर और द ऑर्डर ऑफ मीटिंग क्रेडिटर्स और ऑफ द पार्टनर्स, और एज द केस मे बी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब देखो क्या बोला गया, मजा आ गया सर। सुनो सुनो सुनो, बात को ध्यान दो। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज किया जा रहा है एलएलपी उसके क्रेडिटर्स, एलएलपी उसके पार्टनर्स के बीच में, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? ट्राइब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब जो
एलएलपी यहाँ पे बोलेगा ना कि मेरे को चेंज करना है, तो या क्रेडिटर बोल सकता है या पार्टनर बोल सकता है या कोई भी बोल सकता है ना। तो लिक्विड, तो मीटिंग किसके बीच में करने वाला बताइए मुझे। मीटिंग करेंगे लिक्विडेटर में, क्रेडिटर में, पार्टनर में, या एज द केस में भी जो भी हेल्ड करने वाला है वो सारी चीजों उनके बीच में ये क्या रखने वाला है, एक मीटिंग रखेगा। बोलो क्या रखेगा, सारे के सारे लोग बोलो मीटिंग रखेगा। समझ रहे क्या आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या। ये सर बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे करके, ठीक है। चलिए देखो अब उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है। अब सर हम लोग यहाँ पे बात, ये पहले, अरे यार सुनो ना, बात को ध्यान दो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। पहली वाली बात ये कही कि मीटिंग करो। सबसे पहले क्या बोला, बोलो जल्दी से मुझे, मीटिंग करो, मीटिंग करो, क्या करो बोलो जल्दी से, मीटिंग करो करके, है ना। ओके सर आ जाइए। अब देखो नेक्स्ट वाली चीज के अंदर, इफ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग द 3/4 इन वैल्यू, है ना, ऑफ द क्रेडिटर्स और पार्टनर्स, और एज द केस में भी अगर मेजोरिटी, इफ अ मेजोरिटी जिसमें 3/4 ऑफ वैल्यू के बारे में बात किया, जैसे कि मानो अगर 100 क्रेडिटर्स है जिसका टोटल हो रहा है 5 लाख, तो इसमें से 75 क्रेडिटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इतने क्रेडिटर्स जो 3/4 ऑफ वैल्यू, 5 लाख का 3/4 कितना होता है जरा मेरे को बताओ तो। 5 लाख का कितना 3/4 होता है, सभी लोग बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 5 लाख का कितना 3/4 यहां पे होने वाला है ना। बिल्कुल सही सर, 3,75,000। तो एक काम करेंगे, ये जो 3,75,000, अब इसमें 10 क्रेडिटर माए, 20 क्रेडिटर माए, 30 क्रेडिटर माए, कोई फर्क पड़ेगा ना, कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे केस के अंदर 3,75,000 रुपए, सभी लोग बोलो 3,75,000 रुपए अगर सामने वाला व्यक्ति रखता है ना, तो 3,75,000 रुपए अपन लोग क्या करेंगे बोलो पट से। 3,75,000 मतलब ऑब्वियस ही बात है, 3,75,000 जितने भी वैल्यू के क्रेडिटर्स होंगे उसके द्वारा यहां पे आ रहा है, या पार्टनर्स एज द केस में भी एट द मीटिंग एग्री टू एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, और द कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट शाल इफ सैंक्शन बाय द ट्राइब्यूनल और बाय ऑर्डर बाइंडिंग ऑन ऑल क्रेडिटर्स और ऑल पार्टनर्स। मतलब अगर 3/4 वाले मान जाते हैं तो बाकी के ऑल क्रेडिटर्स के ऊपर भी क्या वो एप्लीकेबल हो जाएंगे क्या। हाँ सर एप्लीकेबल हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर भी एप्लीकेबल यहां पे होने वाले हैं, विच इज बीइंग वुंड अप, या द लिक्विडेटर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ एलएलपी के ऊपर भी यहां पे लगने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। तो बाकियों के ऊपर भी हम लोग करा देंगे एप्लीकेबल। क्या बोला बोलो, बाकियों के ऊपर भी अगर 3/4 मान जाते हैं तो सबको देख लेंगे। बोलो मेरे साथ जब सभी लोग जल्दी से, 3/4 मान जाते हैं तो सबको देख लेंगे। फिर देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर सैंक्शनिंग एनी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय ट्राइब्यूनल अनलेस द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड। मतलब हम लोग ऑर्डर को, मतलब हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को सैंक्शन नहीं करेंगे। सैंक्शन तभी करेंगे जब ट्राइब्यूनल, जब यहाँ पे ट्राइब्यूनल, मान लीजिए ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो रहा है कि एलएलपी या एनी अदर पर्सन जिससे एप्लीकेशन मिला है ना, वो ट्राइब्यूनल को बाय एफिडेविट या अदरवाइज पूरे मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एलएलपी, एटलीस्ट फाइनेंशियल पोजीशन या पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर बताई गई है। जब तक मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होऊंगा ना, तब तक मैं पे सैंक्शन नहीं करूंगा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अपन सिंपल बोलेंगे कि सारे मटेरियल फैक्ट्स ऑफ एलएलपी बताओ। क्या बताओ बोलो, सारे मटेरियल फैक्ट्स एलएलपी के बारे में बताओ, बताओ बताओ, है ना। और कौन सा, जिसके अंदर क्या क्या आएगा सर, फाइनेंशियल पोजीशन भी आएगा। बोलो क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी आएगा। इस चीज का ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखो। समझे आप बात को, समझ रहे हैं क्या बात को। 1 मिनट जस्ट ब्रेक लीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइज, हाँ जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड कमिंग, जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, ओके चलो परफेक्ट है। आ जाइए, ध्यान दो।
अरे नहीं नहीं यार, कुछ भी फालतू बातें करते हो। 1 मिनट रुको, चलो ओके ओके आओ। बहुत ही हो गया। अरे यार 1 मिनट, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं पहले आपको हंसमुख नहीं लगता था क्या? मतलब ये तो इतना इतना वाहियात रीजन दिए ना यहाँ पे अभी कि बोले चेहरे की खुशी से समझ रहा है कर। अरे यार मतलब बहुत ही हो गया है ना। अब तो आपको थोड़ा नाराज भी लग सकता हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलिए आइए आइए, ध्यान देंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। चलो 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 दोस्तों, सभी लोग ध्यान देंगे। देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, बस ये 3 पॉइंट को समेटना है अपने को। देखो, एन ऑर्डर मेड बाय ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2, इसके अंदर क्या दिया जाएगा सर? इसके अंदर ऑर्डर दिया जाएगा जो इसमें है ना, शैल बी फाइल्ड बाय, ऑर्डर को फाइल करेंगे LLP, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास फाइल। अच्छा, ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर NCLT देता है। फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। आफ्टर मेकिंग सच ऑर्डर एंड शैल हैव इफेक्ट ओनली आफ्टर इट इज फाइल्ड। तो सर 30 दिन के अंदर अपन क्या करेंगे? NCLT के पास, बोलो 30 दिन के अंदर NCLT के पास अपन करेंगे जमा। भैया देखो ऑर्डर मिल गया है करके आप ROC को बता दो, मतलब NCLT से ऑर्डर लेके ROC को बता दो। अगर आप इसके अंदर डिफॉल्ट करते हो, इस चीज के अंदर डिफॉल्ट करते हो, तो इनका कहना है कि 100 रुपए प्रतिदिन। देखो मिनिमम पेनल्टी 10,000 और 100 रुपए 10,000 प्लस 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी हम आपके ऊपर ठोक डालेंगे अगर डिफॉल्ट करोगे तो। लेकिन मैक्सिमम कितना होने वाला है दोस्तों? बोलो मैक्सिमम होने वाला है यहाँ पे 1 लाख रुपए LLP का, और दूसरा क्या होने वाला है? 50,000 रुपए DP का। बोलो किसका? 50,000 रुपए DP का होने वाला है। क्या आप बात को समझे क्या? तो 1 लाख रुपए होने वाला है LLP का और 50,000 रुपए होने वाला है DP का। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। फिर देखो 5th वाला पॉइंट, the tribunal at any time after the application has been made to it under this section stay the commencement or in continuation of any suit या proceedings against the LLP or in such terms as may deem fit until the application is finally disposed। तो बोला जा रहा है ट्राइब्यूनल क्या करता है, जब तक इस सेक्शन के ऊपर पूरा डिस्पोजिशन नहीं हो जाता ना, तब तक कुछ ना कुछ चीजें कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे कर सकता है। ये पूरा के पूरा क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हुआ। बोलो क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हुआ। अब इसके आगे की बहुत सारी चीजें जो 3-4 चीजें 3-4 पेजेस की, इसको अपन लोग करेंगे, लेकिन ये 17 तारीख को करेंगे। देखो 17 और 18 तारीख को अपना LLP कंप्लीट हो जाएगा, फिर 24 से बैच चालू हो रही है। अभी बीच में पूरा ये जो है ना, ये अपन, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, 1 दिन लगेगा और 1 दिन नोट्स को लगेगा। जो 17 को है उस दिन सुबह क्लास है अपना 10 AM का, मैंने या 10 AM का क्लास रखा हूं मैंने ना, तो उस दिन अपन मतलब इसको फिनिश भी करेंगे और फिनिश के साथ साथ अपन इसको नोट्स भी लिखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, अपन इसके नोट्स भी लिखेंगे। और 18 तारीख को भी अगेन मैं क्लास लूंगा और उसके अंदर नोट्स लिख के आपको ये पूरा फिनिश करा दूंगा। फिर रेगुलर बैच 24 से चालू होंगे। तब तक आप मजे लीजिए, लॉन्ग वीकेंड मनाइए बढ़िया से, एकदम बढ़िया तरीके से। ये मैं फिर से नहीं कराने वाला हूँ रेगुलर बैच में। अगर कोई बच्चा पूछ रहा है या इसको देख रहा है बाद में, तो पहले ही बता दूं मैं आपको इसको कवर करना होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। हालांकि मैं जो 24 तारीख से बैच चालू कर रहा हूं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप मेरे साथ आराम से कंपनीज एक्ट चालू कर सकते हो और बाद में 3-4 महीनों के अंदर धीरे धीरे रोज आप ऐसा सोचो कि अपने को 5 दिन में 1 लेक्चर देखना है तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। परफेक्ट है क्या? एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर 17 को, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और ये सारी चीजों को फिनिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से हमारे साथ पढ़ना है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिए फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। 24 तारीख से मेरी बैच आ रही है बेटा, रेगुलर बैच रहने वाला है, जिसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या आप इंडिविजुअल SQ भी ले सकते हैं मेरा। और ये SQ लगभग 5,000 रुपए का होने वाला है, जिसके ऊपर IG सर इस कोड का प्रयोग करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे, ठीक है। IG सर इस कोड करने पर आपको अनअकैडमी के ऊपर भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।